हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेरा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 1 जून को होने वाला है और इसी के लिए हमने क्या किया है, आपके लिए जो एमसीक्यूज़ की जो श्रृंखला है वो हमने शुरू कर दी है। यूनिट 10 और यूनिट 9 यानी कि इकाई 10 इकाई 9 के हमने जो एमसीक्यूज़ थे वो आज सुबह तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा जो यूनिट 8 है, इकाई 8 है, उसके एमसीक्यूज हम शुरू करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम यूनिट्स में जा रही है, अगर आपको यूनिट 9 और यूनिट 10 की पीडीएफ्स को देखना है या आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा यूनिट 8 में जो हमारा यूनिट है, तो यूनिट में हम क्या देखते हैं, भारतीय काव्यशास्त्र की अवधारणा। भारतीय काव्यशास्त्र की अवधारणा का मतलब क्या होता है कि जो भारतीय काव्य लिखे गए, भारतीय जो काव्यों की रचना हुई, साहित्य की रचना हुई, उसमें किन किन जो 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 पक्ष थे, विविध पक्ष है, उनका अध्ययन हमको इस यूनिट में करना रहता है, जिसमें हम देखते हैं काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण भी है, वो भी हम देखते हैं। फिर शब्द शक्ति, रस संप्रदाय, रस की निष्पत्ति, साधारणीकरण, रस के प्रमुख प्रकार, ये सारी चीजें हम देखते हैं, अलंकार रीति ये। तो आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो हम अपना कंप्लीट करेंगे इसी को लेकर। ठीक है, किसको? औचित्य सिद्धांत तक हम यहाँ पर अपना आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम भारतीय काव्य शास्त्र की अवधारणा से लेकर औचित्य सिद्धांत तक आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना भारतीय काव्य शास्त्र की अवधारणा या काव्य लक्षण से हम शुरू करते हैं। पहली बात तो हमें यह समझना कि काव्य लक्षण क्या होता है। तो काव्य लक्षण का अर्थ होता है जो सॉरी, काव्य शास्त्र से क्या संबंधित है, तो काव्य शास्त्र का मतलब होता है जो काव्य के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाले जो शास्त्र होते हैं वो कहलाते हैं हमारे काव्य शास्त्र। आधुनिक काल में काव्य शास्त्र के स्थान पर अब साहित्य का प्रयोग होने लगा है। अब इसको हम काव्य शास्त्र की जगह साहित्य शास्त्र भी कहते हैं। तो जब हम यहाँ काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं संस्कृत आचार्यों को। ठीक है, यहाँ हमारी शुरुआत होती है भरत मुनि से, और भरत मुनि से होते हुए भामह, दंडी, वामन, उद्भट, रुद्रट, शंकुक, आनंदवर्धन, राजशेखर, ठीक है, भट्ट लोलट, भट्टनायक, भट्टतौत, धनंजय, कुंतक, अभिनवगुप्त, भोजराज, ठीक है, ऐसे करते करते क्षेमेंद्र, मम्मट, हेमचंद्र, रुयक, शारदा तनय, जयदेव, ठीक है, विश्वनाथ, रूप गोस्वामी, अप्पय दीक्षित, पंडित जगन्नाथ, ऐसे करते करते हम ये क्रम में आते हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसके आचार्य हो जाते हैं। इन्हीं के दिए हुए सिद्धांतों पर हम अपना जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसको रखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें रस, छंद, अलंकार है, तो इनके बारे में हम सेपरेट सेपरेट बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि आपका काव्य लक्षण जो हमारे टॉपिक में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम काव्य हेतु के साथ साथ हम यहाँ पर काव्य लक्षण को भी हम ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो काव्य लक्षण हम पहले देखते हैं कि भामा ने काव्य लक्षण को कैसे परिभाषित किया है। काव्य लक्षण को भामा ने क्या बताया है, तो हम देखते हैं शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। ये जो पंक्तियां हैं, ठीक है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, ठीक है, ये क्या है, भामा की दी हुई उक्ति है और ये कई बारी पूछी जाती है। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि शब्द और अर्थ से के मिलने से जो काव्य बनता है वही क्या होता है, वही काव्य होता है। शब्द और अर्थ के मिलने से काव्य की उत्पत्ति होती है। वामन के अनुसार काव्य लक्षण क्या है? अब वामन ने क्या बताया है, तो वामन ने बोला है कि काव्य शब्दोयम गुणालंकारम संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। ठीक है, उन्होंने क्या बताया है, ये थोड़ा सा
गलत हो गया है यहाँ पर, मैं सही कर देती हूँ। काव्यम शब्दों यम गुणालंकार, ठीक है, मैं भी करेक्ट कर दूंगी इसको पीडीएफ में। संस्कृतियो शब्दार्थयो वर्तते, ठीक है। ये किसने बताया है? ये बताया है आपके वामन ने। इसी तरह से मम्मट ने काव्य लक्षण में क्या बताया है? मम्मट के काव्य लक्षण में हम देखते हैं कि उन्होंने जो दोष रहित है शब्दार्थ, उनको वहां पर जोड़ा है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ठीक है। ये आपको जितने भी जो इन्होंने संस्कृत में ये जो लाइंस दी हुई है, उक्तियां दी हुई हैं, ये आपको देखना जरूरी है, इनसे प्रश्न आते हैं। आनंदवर्धन ने काव्य लक्षण को किसके आधार पर परिभाषित किया है? तो आनंदवर्धन का हम देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि पहले तो बोला है उन्होंने कि शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, एक ये बोला है, और दूसरा बोला है कि सहृदय सहृदय हृदय आह्लादी शब्दार्थम यत्व में काव्य लक्षणम। तो यहाँ पर उन्होंने किसके आधार पर परिभाषित किया है? तो रस और ध्वनि के आधार पर काव्य लक्षण को परिभाषित किया। राजशेखर के अनुसार काव्य लक्षण क्या है? तो राजशेखर के अनुसार है गुणवदलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम, वाक्यमेव काव्यम, ठीक है। आगे हम देखते हैं कुंतक ने काव्य लक्षण में क्या जोड़ा है? तो कुंतक ने काव्य लक्षण में क्या जोड़ा है? कवि का व्यापार। यानी कि जब आप देखेंगे तो कुंतक की जो उक्ति है शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर कवि का व्यापार जोड़ा है। विश्वनाथ ने काव्य लक्षण को किसके आधार पर परिभाषित किया है? तो किसके आधार पर? रसात्मकता के आधार पर विश्वनाथ ने काव्य लक्षण को परिभाषित किया है। उनकी उक्ति है वाक्यम रसात्मक काव्यम। भोजराज ने काव्य लक्षण में क्या शामिल किया है? तो जो भोजराज हैं भोजराज ने निर्दोष, है ना, जब आप देखेंगे कि निर्दोष गुणवत् काव्यम लंकारे लंकृतम, ठीक है, ये भोज का है। ये यहाँ पर हम इनका ये करेक्शन कर दूंगी, यहाँ पर निर्दोष गुणवत् काव्यम गुण मैं भी इसको पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगी। काव्य लक्षण के लिए शब्द और अर्थ के आधार पर परिभाषा देने वाले आचार्य कौन है? तो भामा, वामन और मम्मट। काव्य लक्षण में रस और ध्वनि को महत्व देने वाले आचार्य कौन से हैं? तो आनंदवर्धन और विश्वनाथ, ठीक है। अब काव्य लक्षण, दंडी ने काव्य लक्षण को कैसे परिभाषित किया है? तो शरीरम तावत दिष्टार्थ व्यच्छिन्ना पदावली, ठीक है। ये शरीरम तावत दिष्टार्थ, शरीरम तावत दिष्टार्थ, ठीक है, व्यवच्छिन्ना पदावली, ये ऐसे करके इस उक्ति से उन्होंने परिभाषित किया। जगन्नाथ ने काव्य लक्षण में क्या जोड़ा है? तो रमणीयार्थ प्रतिपादक, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ठीक है। ये किसने दी है स्टेटमेंट? ये दी है जगन्नाथ ने। हेमचंद्र के अनुसार काव्य लक्षण क्या है? तो हेमचंद्र के अनुसार है अदोषो
आदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, आदोषो, दोषौ, सगुणो, सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। आगे हम देखते हैं शब्द आधारित काव्य लक्षण में क्या महत्वपूर्ण है। निर्दोष शब्द और अर्थ। जगदेव के अनुसार अनुसार काव्य लक्षण में क्या शामिल है। अब जगदेव जो हैं, जो आपके जयदेव हैं, सॉरी जयदेव हैं, उनके अनुसार काव्य लक्षण में है निर्दोष लक्षणावती सरीति गुणम भूषणम। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो मध्यकालीन हिंदी कवि थे उनके द्वारा काव्य लक्षण देखें तो केशव दास ने काव्य लक्षण को कैसे परिभाषित किया है कि काव्य वह जो हृदय में आनंद उत्पन्न करे। ठीक है, उसके लिए जो केशव दास है उनका है यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्र और भूषण विनु न बिराजई कविता वनिता वित्र, ये भी केशव दास की ही उक्ति है। भिखारी दास ने काव्य लक्षण में क्या जोड़ा है, तो जो भिखारी दास है उन्होंने दिया है जो स्टेटमेंट अपना कि भूषण रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल और गुण स्वरूप और रंग दूषण करे करूपता। यानी यहाँ पर भिखारी दास ने काव्य लक्षण में नीति और भक्ति के साथ साथ ही जो भूषण है, भूषण यानी कि आभूषण है यानी कि अलंकार है, उनको भी यहाँ पर जोड़ा हुआ है। आगे हम देखते हैं कि चिंतामणि ने काव्य के लक्षणों को किस आधार पर परिभाषित किया है, तो चिंतामणि ने हृदय में आनंद, ठीक है, हृदय में आनंद से परिभाषित किया है। और इनकी उक्ति है चिंतामणि की सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। प्रताप शाही के अनुसार काव्य लक्षण काव्य व जो हृदय को आनंद है। सूरदास ने काव्य लक्षण में क्या महत्व दिया है, भक्ति और रस को। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काव्य लक्षण क्या है, तो अंतःवृत्तियों का चित्त। श्याम सुंदर दास ने काव्य को कैसे परिभाषित किया, काव्य वह जो हृदय में अलौकिक आनंद उत्पन्न करे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य लक्षण क्या है, हृदय की मुक्तावस्था का चित्र। कई बार आपसे पेपर में ये चीज पूछ चुका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काव्य को क्या कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काव्य को कहा है उच्छलित आनंद का अतिरेक। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि ज्ञान राशि का संचित कोश भी कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, है ना, बहुत सी चीजें कही हैं इसमें। रामविलास शर्मा के अनुसार काव्य लक्षण क्या है, तो जनता की वाणी और राष्ट्रीय चेतना का दर्पण है। आगे हम देखते हैं कि जो नंदुलारे वाजपेयी ने उन्होंने काव्य के बारे में कहा कि मानव अनुभूतियों का सौंदर्यमय चित्र है। लक्ष्मी नारायण, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नगेंद्र ने काव्य लक्षण को कैसे परिभाषित किया है कि रसात्मक शब्दार्थ। सुमित्रा नंदन पंत ने काव्य को क्या कहा है कि मानव जीवन की समग्र व्याख्या। आज्ञेय के अनुसार काव्य लक्षण क्या है, तो शब्द ही कविता है। आगे अब हम देखते हैं काव्य हेतु। ठीक है, अब हम काव्य हेतु को देखते हैं। तो काव्य हेतु का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कारण, कि किस कारण से कविता या साहित्य लिखा जा रहा है। तो अभी मैंने जो एवीपी बताया आपको, पी मतलब प्रतिभा, वी मतलब व्युत्पत्ति, ए मतलब अभ्यास। ठीक है, व्युत्पत्ति का मतलब ये होता है कि जो विभिन्न काव्यों शास्त्रों लोक व्यवहार से प्राप्त किए ज्ञान को क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति कहते हैं। कुछ लोग इसका अर्थ बहुज्ञता से भी ले लेते हैं। ठीक है, तो काव्य हेतु का तात्पर्य क्या है, काव्य की उत्पत्ति का कारण। गुलाब राय ने काव्य हेतु से क्या अभिप्राय माना है, काव्य रचना में सहायक साधन। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के कितने भेद बताए गए हैं, 3। मैंने जो ही बताया ना आपको, AVP, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, मूल 3 है।
तीन भेद कौन से हैं? मैंने अभी आपको बताया ना, ये प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। मैंने इसको उल्टा करके पढ़ा था। प्रतिभा को काव्य हेतु में क्या माना गया है? तो काव्य रचना का बीज माना गया है। मम्मट ने प्रतिभा को क्या कहा है? तो मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति कहा है। क्या कहा है? शक्ति कहा है मम्मट ने। आप देखेंगे कि उनका जो उक्ति है, शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः, यानी कि शक्ति अर्थात प्रतिभा कवित्व का बीज रूप विशिष्ट संस्कार है, अर्थात कवित्व के लिए बीज की तरह मूल रूप से उत्तरदायी शक्ति ही है। आगे हम देखते हैं कि जो राजशेखर हैं उन्होंने प्रतिभा के कितने भेद बताए हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो राजशेखर ने 2 बताए हैं। ये हो गई आपकी प्रतिभा, ठीक है। अब इसके 2 भेद बताए उन्होंने। कौन से? एक तो होती है आपकी कार्यत्री प्रतिभा और एक होती है आपकी कौन सी? भावित्री प्रतिभा। ठीक है, 2 होती हैं यहाँ पर, 2 भेद उन्होंने बताए हैं। आगे हम देखते हैं कि जो ये 2 जो भेद बताए हैं वो यही 2 हैं, गायत्री और भावित्री। राजशेखर के अनुसार प्रतिभा के 2 कौन से भेद हैं? जो मैंने आपको बता दिया। कार्यत्री प्रतिभा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3। कौन कौन सी? आगे है उसका नाम, ठीक है। 3 भागों में विभाजित किया गया है, सहजा, आहार्या और औपदेशिकी। ये जो भेद किया था, अब इसी में 3 भेद हो जाते हैं। कौन सा? सहजा, ठीक है, आहार्या और औपदेशिकी। यही प्रश्न आगे आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सहजा। आगे हम देखते हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के अर्थ में देखते हैं कि व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है। व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? जो विभिन्न काव्यों, शास्त्रों और लोक व्यवहार से प्राप्त किए हुए ज्ञान से है। तो वही पूछा गया है कि अर्थ क्या है? तो शास्त्र, व्याकरण और लोक ज्ञान का अध्ययन। व्युत्पत्ति में क्या शामिल है? तो व्याकरण, शास्त्र, पुराण, इतिहास और लोक ज्ञान। वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? तो वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग का जो प्रयोग किया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं एक मिनट। ठीक है, काव्य हेतु के स्थान पर क्या व्यक्त किया? काव्यांग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इसके लिए याद रखिएगा। वामन के अनुसार काव्यांग में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है इनका? इनका एक उक्ति है, इनकी उक्ति है, लोको विद्या प्रकीर्णस्य, ठीक है। आ, एक मिनट। प्रकीर्णस्य, ठीक है, और काव्यांगनी। यहीं से काव्यांग जो है ना वो यहीं से है, काव्यांगिनी, ठीक है। तो इसमें अब आगे पूछा गया कि पहले तो काव्य हेतु को काव्यांग कहा गया, जो ये लिखा है। आगे पूछा गया कि उनके काव्यांग में क्या शामिल है? तो लोक, विद्या और प्रकीर्ण, ठीक है। लोक, विद्या और प्रकीर्ण। फिर प्रकीर्ण के भी इसमें अर्थ दिए मतलब वो उसमें 6 तत्वों को शामिल किया गया है, ठीक है, जिसमें काव्य परिचय, काव्य रचना का अभ्यास, गुरु का महत्व, उचित शब्दों का प्रयोग, ठीक है, प्रतिभा और चित्त की एकाग्रता, ये सब शामिल किया गया है। अब हम आगे अभ्यास देखते हैं, जो
तीसरा काव्य हेतु है हमारा, राजशेखर के अनुसार अभ्यास का क्या अर्थ होता है। तो राजशेखर ने अभ्यास के अर्थ में बताया है कि निरंतर प्रयास करते रहना ही क्या है, अभ्यास है। अभ्यास का अर्थ यह है निरंतर प्रयास करते रहना। अब अभ्यास का काव्य रचना में क्या योगदान है, तो ये जो है काव्य को दोष मुक्त और स्वच्छ बनाने में सहायता करती है। काव्य हेतु में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या माना गया है, तो प्रतिभा। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु में क्या माना जाता है, सहायक तत्व। ठीक है, आचार्य भामह ने काव्य हेतु में क्या माना है, तो आचार्य भामह ने काव्य हेतु में क्या माना है, यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने केवल प्रतिभा को माना है। कई आचार्य ऐसे हैं, कई आचार्य जैसे आचार्य भामह जो हैं उन्होंने प्रतिभा को ही बस काव्य हेतु माना है। ठीक है, फिर जो दंडी हैं उन्होंने प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। और जो आपके रुद्रट और कुंतक हैं उन्होंने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास इनको काव्य का हेतु माना है। ऐसे ही जो हेमचंद्र, जगन्नाथ और भामा, हेमचंद्र, जगन्नाथ और भामा ये लोग केवल प्रतिभा को ही काव्य का हेतु मानते हैं। दंडी ने काव्य हेतु के लिए क्या कहा है, तो दंडी ने काव्य हेतु के लिए कहा है कि नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम। ठीक है, यानी कि प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और रस का अभ्यास, ये सब क्या है, ये है काव्य हेतु। यहाँ प्रतिभा और शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, तो कभी कभी आपसे इत्तावज भी पूछ सकता है। ठीक है, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास। वामन काव्य हेतु में लोक का अर्थ क्या बतलाते हैं, उनके में लोक का अर्थ क्या है वामन के उसमें, तो लोक का अर्थ होता है लोक व्यवहार। ठीक है, क्या होता है लोक से अर्थ, लोक व्यवहार। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो आपके आचार्य राजशेखर, राजशेखर ने प्रतिभा के भेद बताए हैं। ठीक है, आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं और आचार्य हेमचंद्र ने भी प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं, जिसका अर्थ है एक सहजा और एक औषधि की। हेमचंद्र ने प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ हेमचंद्र आएगा। प्रतिभा के भेद कौन से हैं, एक तो है आपका सहजा और एक है उत्पत्ति या औषधि की, औषधि की। ठीक है, मम्मट ने काव्य हेतु में क्या माना है, तो मम्मट ने काव्य हेतु में शक्ति, निपुणता और अभ्यास को माना है। ठीक है, शक्ति, निपुणता, अभ्यास को माना है मम्मट ने। आगे हम देखते हैं कि जो आपके जगन्नाथ ने उन काव्य हेतु में क्या कहा जाता है, तो प्रतिभावादी। मैंने अभी आपको बताया था ना कि हेमचंद्र, जगन्नाथ और भामा ये जो प्रतिभा है उनको ही विशेष तौर पे महत्व देते हैं। रीतिकाल के जो आचार्य कुलपति ने काव्य हेतु का सर्वप्रथम विवेचन कब किया, रीतिकाल में किया। और जो आचार्य थे कुलपति, कुलपति मिश्र, ठीक है, इनके अलावा भी अन्य आचार्यों ने भी जो काव्य के हेतु हैं उन पर चर्चा की।
आगे हम देखते हैं भिखारी दास। भिखारी दास ने काव्य रचना के लिए क्या अनिवार्य माना? तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अज्ञेय ने काव्य हेतु को किसके साथ जोड़ा? तो अनुप्राणिकता की अनुभूति। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो काव्य प्रयोजन है, काव्य प्रयोजन का अर्थ क्या होता है कि काव्य की जो हम रचना कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं। तो प्रयोजन का अर्थ होता है यहाँ पर उद्देश्य, किस उद्देश्य से की जा रही है। ठीक है, इस उद्देश्य में जैसे कि आता है, कुछ लोग धर्म के लिए करते हैं, कुछ लोग यश के लिए करते हैं, कुछ लोग मनोरंजन के लिए करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, पुरुषार्थ चातुष्टय, ठीक है, उन सब के लिए करते हैं। कुछ लोग कीर्ति के लिए करते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो अब यहाँ पर देखिए काव्य प्रयोजन किसने क्या माना है। तो काव्य रचना का उद्देश्य और प्राप्त फल ये आपका बता दिया गया है। भरत मुनि ने काव्य के प्रयोजन के संबंध में किसका उल्लेख किया है? तो भरत मुनि ने काव्य के संदर्भ में नाट्य का उल्लेख किया है। नाट्य शास्त्र उनका जो था, उन्होंने काव्य प्रयोजन उसमें ही उल्लेखित किया है। और भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन में क्या शामिल नहीं है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या क्या शामिल है। तो उन्होंने 8 चीजों को बतलाया है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि धर्म, यश, आयु साधक, हितकर बुद्धि, बुद्धिवर्धक और लोक उपदेश। ठीक है, और इन्होंने इन सब चीजों को अपने काव्य प्रयोजन का हिस्सा माना है। 1 मिनट। हाँ, तो भरत मुनि ने क्या माना है कि धर्म, अर्थ, यहाँ देखते हैं, धर्म, अर्थ, ठीक है, आयुष, हित, कितने हो गए? 2 3 4 5, बुद्धि वृद्धि, ठीक है, बुद्धि वृद्धि, लोक उपदेश, दक्षता, चरम विश्रांति प्राप्ति। ठीक है, ये ऐसे करके उन्होंने 8 जो है काव्य प्रयोजन उन्होंने यहाँ पर दिए हुए कि इन 8 प्रयोजन से काव्य रचना होती है। भामा ने काव्य प्रयोजन में किसको शामिल किया है? तो भामा ने काव्य के 4 प्रयोजन दिए हैं। एक तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, ठीक है, और कीर्ति, सकल कला ज्ञान और प्रीति। तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के अलावा इन्होंने कीर्ति, सकल कला ज्ञान, प्रीति, इनको भी, बाकी ये 3 को भी अपने काव्य प्रयोजन में शामिल किया। वामन के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है? तो वामन के अनुसार है, इन्होंने 2 ही चीजों को महत्व दिया है, एक कीर्ति और एक प्रीति, बस इन्हीं 2 चीजों को महत्व दिया है। मम्मट ने काव्य प्रयोजन में कितने उद्देश्य को शामिल किया है, कितने प्रयोजन बताए हैं? तो मम्मट ने बहुत सारे बताए हैं। ठीक है, उन्होंने 6 बताए हैं, जिसमें अमंगल का नाश सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अमंगल का नाश। इनके मम्मट के में हम देखते हैं यश प्राप्ति, ठीक है, वित्तीय लाभ, फिर हम देखते हैं लोक व्यवहार, और एक शब्द आता है, हो सकता है आपसे पूछा जा सके, शिवेतर, शिवेतर क्षतये, जिसका मतलब होता है अमंगल का नाश। ठीक है, ये आपसे बदल के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन अमंगल का नाश, ठीक है, सद्यः पर निवृत्ति यानी तत्काल परमानंद की प्राप्ति, और कांता सम्मति उपदेश, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। कांता, इनका जो ये काव्य प्रयोजन है ना, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इनका और भरत मुनि का।
तो मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन में क्या शामिल नहीं है? तो बुद्धि वृद्धि। विश्वनाथ ने काव्य प्रयोजन में क्या जोड़ा है? विश्वनाथ ने काव्य प्रयोजन में क्या जोड़ा है? तो विश्वनाथ ने काव्य प्रयोजन में एक मिनट, ये विश्वनाथ का नहीं होगा, जो आपका चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है ना, ये चतुर्वर्ग फल प्राप्ति किसका है? भामा के में आता है। ये आपका विश्वनाथ में नहीं आता है, तो इसमें विश्वनाथ की जगह आएगा भामा। भामा ने काव्य प्रयोजन में क्या जोड़ा? तो भामा ने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति जोड़ा। आनंद वर्धन ने काव्य प्रयोजन में किसको महत्व दिया है? तो उन्होंने, आनंद वर्धन ने महत्व दिया है विनयन्मुखीकरण। विनयन्मुखीकरण और प्रीति को। ठीक है, आनंद वर्धन ने विनयन्मुखीकरण और प्रीति को महत्व दिया है। अगर हम रुद्रट के काव्य प्रयोजन में देखें, तो रुद्रट के काव्य प्रयोजन में हमको क्या समझ में आता है? रुद्रट के काव्य प्रयोजन में हम देखते हैं कि जो पुरुषार्थ होते हैं चतुष्टय, कीर्ति, अनर्थ का शमन, विपत्ति विपत्ति निवारण, यानी कि धर्म, कीर्ति, अनर्थ का शमन, अर्थ, सुख और प्राप्ति, सुख प्राप्ति, ये सब हमको रुद्रटके में काव्य प्रयोजन में देखने मिलता है। तो उसमें पूछा है किसे शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? अनर्थ का शमन। किसका? अनर्थ का शमन। जब हम एक एक संस्कृत आचार्य के बारे में कि उनके जब उक्तियां पढ़ेंगे तब हमको ये चीज समझ में आएंगे। महिम भट्ट के अनुसार काव्य प्रयोजन में क्या शामिल है? तो महिम भट्ट के अनुसार हम देखते हैं कि रसमय समुपदेश और परमाह्लाद। ठीक है, तो रसमय सदुपदेश के साथ साथ क्या है? परमाह्लाद। कुलपति मिश्र ने काव्य प्रयोजन में किसको जोड़ा है? तो कुलपति मिश्र ने यश, धन, आनंद, व्यवहार ज्ञान के साथ यश, धन, संपत्ति मतलब धन, ठीक है, यश, धन, आनंद और व्यवहार ज्ञान। तुलसीदास ने काव्य प्रयोजन को किस रूप में देखा है? तो स्वांतः सुखाय के लिए, कई बार पूछा जा चुका है। देव ने काव्य प्रयोजन को देव के काव्य, उनका जो प्रयोजन है देव का काव्य प्रयोजन, तो उन्होंने उसमें किसको महत्व दिया है? तो आनंद और यश को। ठीक है, देव ने अपने काव्य प्रयोजन में आनंद और यश को महत्व दिया है। आनंद और यश। ठीक है, सोमनाथ ने काव्य प्रयोजन में क्या शामिल किया है? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सोमनाथ का, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। भूषण ने काव्य प्रयोजन में के कितने रूपों का उल्लेख किया है? ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि भूषण ने यहाँ पर 3 काव्य प्रयोजन का उल्लेख किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काव्य का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन और ज्ञान वृद्धि। ठीक है, क्या है? मनोरंजन और ज्ञान वृद्धि, ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति। मैथिली शरण गुप्त ने काव्य प्रयोजन में किसको महत्व दिया है? तो मनोरंजन और उपदेश। एक है ना उनकी लाइन मैथिली की, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये वाला कोटेशन ये इससे लिया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि सुमित्रानंद पंत के अनुसार साहित्य का दृष्टिकोण क्या है? तो पंत के अनुसार जो साहित्य का दृष्टिकोण है वो होना चाहिए स्वांतः सुखाय और लोक हिताय। ठीक है, जो पंत जी हैं उनके अनुसार क्या होना चाहिए? स्वांतः सुखाय और लोक हिताय। आगे हम देखते हैं कि जो आपके
रामचंद्र शुक्ल हैं, उनके अनुसार काव्य का लक्ष्य क्या है? तो जगत और जीव के मार्मिक पक्षों को प्रस्तुत करना। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार साहित्य का मूल तत्व क्या है? तो उनके है आत्मानुभूति या आत्म अभिव्यक्ति। ठीक है, आत्मानुभूति, आत्मा आत्मानुभूति। गुलाब राय ने भारतीय दृष्टि में आत्मा की पूर्णता को किसमें देखा है? तो गुलाब राय ने आत्मविस्तार, ठीक है, आत्मविस्तार। आगे हम देखते हैं कि अरस्तु के अनुसार काव्य का विशिष्ट उद्देश्य क्या है। अब हम यहाँ पाश्चात्य में भी आके देख लें तो अरस्तु के अनुसार क्या है? तो अरस्तु के अनुसार है नीति सापेक्ष आनंद। ठीक है, जिसमें नीति हो वैसा जो काव्य है वो होना चाहिए काव्य का उद्देश्य। ठीक है, आगे हम देखते हैं रस्किन पाश्चात्य में आते हैं। काव्य प्रयोजन को किस रूप में देखा? तो मधुर रीति की शिक्षा से। और आगे हम देखते हैं जो आपके कॉलरेज हैं, ठीक है, कॉलरिज के अनुसार काव्य का प्राथमिक माध्यम क्या है? तो आनंद है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का लक्ष्य क्या बताया है? शील और सौंदर्य के माध्यम से आनंद। मैथ्यू आर्नोल्ड ने काव्य का प्रयोजन के बारे में क्या कहा? कि नैतिकता के प्रति विरोध और जीवन के प्रति विरोध है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो आई ए रिचर्ड है काव्य प्रयोजन में किसको महत्व देते हैं? नैतिकता और लोक मंगल को। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आपका काव्य प्रयोजन है ये यहाँ पर खत्म होता है। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति में हम देखें कि शब्द शक्ति का मतलब क्या होता है। तो शब्द शक्ति का अर्थ होता है शब्दों के अर्थ को व्यक्त करने की क्षमता। शब्द शक्ति का अर्थ होता है जो शब्द होते हैं उनके अर्थ को व्यक्त करने की क्षमता जो होती है वो कहलाती है शब्द शक्ति। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द शक्ति के हम मुख्यतः कितने प्रकार देखते हैं? हम मुख्यतः उसके 3 प्रकार देखते हैं। कौन कौन से? हम तीन प्रकार देखते हैं। एक तो होती है अभिधा, ठीक है, एक होती है लक्षणा और एक होती है व्यंजना। ठीक है, ये 3 हम देखते हैं, ये 3 हमें पता है। अब इनके बारे में पिछली बार शायद प्रश्न आपसे विशेष तौर पर शब्द शक्ति से नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार ही हो सकता है आपसे डिटेल में पूछा जा सके। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें कि वाच्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति कौन सी होती है। देखिए, एक होती है आपकी, ये होती है अभिधा, एक होती है लक्षणा और एक होती है व्यंजना। अब जो ये तो हो गई आपकी शब्द शक्ति, ये हो गई आपकी शब्द शक्ति, ये होते हैं शब्द और ये होते हैं अर्थ उसके। ठीक है, तो जो अभिधा होती है उसमें शब्द क्या होता है? वाचक होता है। ठीक है, और अर्थ क्या होता है? अर्थ को क्या कहते हैं? वाच्यार्थ। लक्ष्य क्या होता है? वो लक्षणा में क्या होता है? शब्द लक्षक होता है। और जो इसका अर्थ होता है उसको कहते हैं लक्ष्यार्थ। और जो व्यंजना होता है उसका जो शब्द होता है वो व्यंजक कहलाता है और जो उसका अर्थ होता है वो व्यंग्यार्थ कहलाता है। तो वही वाच्यार्थ पूछा गया है यहाँ पर। तो वाच्यार्थ शब्द शक्ति कौन सी है? तो वह है आपकी अभिधा। ठीक है, अभिधा में सिर्फ वाच्यार्थ होता है, लक्षणा में लक्ष्यार्थ होता है और व्यंजना में व्यंग्यार्थ होता है। ठीक है, लक्ष्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति को लक्षणा कहते हैं, व्यंग्यार्थ पर व्यंजना कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति का प्रथम व्यापार क्या होता है? मुख्यार्थ का व्यापार होता है। ठीक है, जहां हम सीधे सीधे किसी चीज को बोलते हैं, सुनते हैं या उसका प्रथम अर्थ हमको जहां उसका बोध होता है वो वहां पर कौन सी शक्ति होती है? वहां पर होती है अभिधा। अभिधा
शक्ति होती है, शब्द शक्ति अभिधा कहलाती है। जैसे कि हम देखें अभिधा शब्द शक्ति में कि घोड़ा, संसार, पेड़, जब हम ये सारी चीजें बोलते हैं तो हमको केवल पहले वही अर्थ दिखाई देता है। कौन सा जो है वो अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है इसमें से, जिससे क्या है, लड़का शेर है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, आग पेट की, ठीक है, या तीर बरसाती। अब इसमें से आपको बोलेगा कि आप बताइए कि इसमें से आपका जो अभिधा है, अभिधा का उदाहरण क्या बता। तो देखिए लड़का शेर है, ये तो नहीं हो सकता है ना। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये हो सकता है। आग पेट की, ये भी नहीं हो सकता। और तीर बरसना, ऐसे कभी रियल में होता नहीं कि तीर बरसे। तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये आपका अभिधा होगा। अभिधा शक्ति द्वारा कितने प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है, ठीक है। तो अभिधा शक्ति द्वारा कितने प्रकार के शब्दों का बोध होता है, तो यहां पर आएगा एक, ठीक है, एक आएगा इसमें। अभिधा जब शब्द होते एक ही प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन एक आएगा। रूढ़ शब्दों का उदाहरण क्या है, ठीक है। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं, अच्छा, ये जो यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न पूछा गया ना, एक मिनट, उसमें ये रूढ़ वाले शब्द थे। कितने प्रकार का शब्द का होता, तो इसमें होता है एक रूढ़, रूढ़, एक होता है यौगिक, और एक होता है योग रूढ़, ठीक है। ये योग रूढ़ उस हिसाब से अर्थ बोध, ठीक है। तो अर्थ बोध यानी अर्थ की अभिव्यक्ति होती तीन रूप से, एक रूढ़ और यौगिक और एक योग रूढ़। तो जो हम रूढ़ में देखते हैं, तो रूढ़ में हमको क्या दिखता है, रूढ़ शब्दों में बालक, ठीक है, जो रूढ़ है, जो टूट नहीं सकते हैं। रूढ़ में क्या होता है, चीजें टूट नहीं सकती हैं। बालक, बालक को अगर आप तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये रूढ़ है। योग रूढ़ शब्दों का अर्थबोध कैसे होता है, समुदाय और अव्यवहित या व्यवहारित शक्ति से होता है। जैसे कि अभी आपको बताते हैं। अब योग रूढ़ क्या होता है, जलज, जलज मतलब ये दो शब्दों से बना हुआ है, जल से उपजा या जल से निकला हुआ, ठीक है। तो ये मिला तो दो शब्दों से है, लेकिन इसका अब ये जो शब्द है ये अब अपने अर्थ के लिए परमानेंट हो गया है, तो ये होता है योग रूढ़। इसलिए शब्द शक्ति का जो आप पीडीएफ है उसमें देखेंगे आप, तो उसको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि जो आपका टॉपिक है, जो आपका टॉपिक है उसमें लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा में क्या जरूरी है। मुख्यार्थ की बाधा, मुख्यार्थ मतलब जो मुख्य अर्थ का मुख्य अर्थ हमको ना देकर उसमें क्या हो रही है, वो उसमें हमारे लिए बाधा बन रही है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो आपकी लक्षणा है वो शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति के हम देखते हैं मुख्यतः उसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं दो लक्षणा शब्द शक्ति के, एक तो होती है रूढ़ी लक्षणा और दूसरी होती है प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ी लक्षणा मतलब रूढ़ी या परंपरा द्वारा जो चली आ रही हो, और रूढ़ी का मतलब होता है, प्रयोजनवती का अर्थ होता है किसी विशेष प्रयोजन हेतु अर्थ ग्रहण करने वाली, ठीक है। रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण क्या है, जैसे आग पेट की, आग पेट की, ये आग पेट की आपका रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण। और प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण क्या है, तीर बरसाना, ठीक है। कुछ का उदाहरण आप देख के जाइएगा। व्यंजना शब्द शक्ति का आधार क्या है, व्यंग्यार्थ।
वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। व्यंजना शब्द शक्ति के कितने प्रमुख प्रकार हैं? दो। एक है शाब्दी और दूसरी है आर्थी। ठीक है, तो शाब्दी व्यंजना का उदाहरण क्या है? वृष भानुजा, वृष भानुजा। और आर्थी व्यंजना का उदाहरण क्या है? तीर मीन तरफत है। ठीक है, शाब्दी में आएगा, आर्थी में, सॉरी, आर्थी में आएगा कि, या फिर इसका एक अन्य उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आर्थी व्यंजना में क्या होता है कि शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है। ठीक है, जैसे कि सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर और मन हवे जात आ जाओ वहे व यमुना के तीर। यानी यहाँ पर गोपियां जो हैं कृष्ण के साथ बिताई यमुना के तट की लीलाओं को याद कर रही हैं, जो बातें वह कहना चाहती हैं, हृदय के जिन भावों का प्रवाह वह व्यक्त करना चाहती हैं, वह समस्त भाव संसार यहाँ व्यक्त हो गया है। तो यहाँ यहाँ आप ये भी देख सकते हैं, मीन तीर मीन तरफत है। आचार्य शुक्ल के अनुसार चमत्कार का कारण क्या है? ठीक है, चमत्कार का कारण क्या है वाच्यार्थ में। ठीक है, ये थोड़ी शब्द शक्ति वाले जो प्रश्न है ना, शब्द शक्ति एक बार आपको बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, तब आप थोड़ा सा इसमें क्लियरेंस आपको मिलेगा। वरना ये बहुत, क्योंकि व्याकरण है ना इसमें, इससे पूरे में ये वाला जो टॉपिक है, ये वाली जो यूनिट है, पूरी व्याकरण पे आधारित है, पूरे नियम और सिद्धांतों पे आधारित है। तो ये थोड़ी आपको एमसीक्यू करने में टफ पड़ सकती है। रस आपके लिए इजी पड़ेगा, थोड़ा बहुत अलंकार इजी पड़ेगा, बाकर ये काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और शब्द शक्ति थोड़ी सी आपको टफ पड़ सकती है। अब रस संप्रदाय में अगर हम रस संप्रदाय में देखें तो रस सिद्धांत का प्रथम निरूपण किसने किया? भरत मुनि ने किया। रस भरत मुनि ने रस का निरूपण किस ग्रंथ में किया? तो उनका जो ग्रंथ है वो है नाट्य शास्त्र। ठीक है, जो रस सूत्र में किस शब्द का प्रयोग हमें देखने मिलता है? तो भरत मुनि के रस सूत्र में हमको जो निष्पत्ति है, जो उनका सूत्र है ना, आप अगर रस रस संप्रदाय देखते हैं तो उसमें आचार्य भरत मुनि से शुरू होता है। तो भरत मुनि का जो सूत्र है कि विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, उसमें पूछा है कि किसकी प्रथम बार प्रयोग हुआ है? तो वो निष्पत्ति का हुआ है। और भरत मुनि के अनुसार निष्पत्ति कैसे होती है? तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के प्रयोग से होती है। तो इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि किस भाव का उल्लेख इन्होंने अपने सूत्र में नहीं किया है? तो इन्होंने स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है। भरत मुनि के अनुसार रस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आनंद प्रदान करना। भरत मुनि ने रस को क्या कहा है? तो आनंददायक कहा है। भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के हैं? तो रस 8 प्रकार के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं रस के संदर्भ में कि रस कितने प्रकार के होते हैं? रस होते हैं 9 प्रकार के। ठीक है, लेकिन जब हम भरत मुनि को पढ़ेंगे ना, तो भरत मुनि ने क्या किया है? 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है और उनके स्थायी भावों का उल्लेख हमको देखने मिलता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या है। ठीक है, एक एग्जाम में पिछली बार शायद पूछा गया था या नेट पे पूछा गया था। तो स्थायी का रस भाव क्या है? श्रृंगार का जो मूल है वो क्या है? रति है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नाट्य शास्त्र से प्रश्न बनेगा हास्य रस का रंग क्या है? तो श्वेत है। यहाँ रंग भी हैं जो कि आपको वैसे तो नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन हर रस का अपना 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 स्थायी भाव और अपना अपना रंग है। जैसे कि और देवता भी हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, विभत्स रस, भयानक रस, ठीक है, और वीर रस, अद्भुत रस, शांत रस।
शांत रस तक नहीं भी देखेंगे आप, तो जैसे रति है, रति का रस के स्थाई भाव श्रृंगार रस है, और इसका जो स्थाई भाव है वो रति है, और इसके देवता विष्णु है, और वर्ण क्या है, श्याम। ठीक है। ऐसे ही ऐसे ही जो हास्य रस है ना, तो हास्य रस का जो वर्ण है वो श्वेत है। ठीक है। जुगुप्सा विभत्स का क्या है, विभत्स रस का नील है। भयानक का कृष्ण है। वीर का क्या है, स्वर्ण या गौर है। ठीक है। अद्भुत का पीत है। ऐसे इनके रंग भी होते हैं। करुण रस का देवता कौन है, तो करुण रस का देवता कौन है, यम। ठीक है। यम वरुण, यम वरुण। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थाई भाव क्या है, तो रौद्र रस का स्थाई भाव है क्रोध। वीर रस में कितने भेद माने गए हैं, तो वीर रस में 3 भेद माने गए हैं। ठीक है। ये इतना डिटेल में आपको अभी आएगा नहीं, फिर भी आप एक बारी देख लीजिएगा। 3 भेद कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका दानवीर, एक होता है आपका धर्मवीर, और एक होता है आपका युद्धवीर। और ये जो 3 भेद है ना, ये किसने माने थे, ये भरत मुनि ने माने थे। ठीक है। आगे हम देखते हैं भयानक रस का रंग क्या है, मैंने अभी आपको बताया कृष्ण। विभत्स रस का स्थाई भाव क्या है, विभत्स का स्थाई भाव है जुगुप्सा। ठीक है। अद्भुत रस का देवता कौन है, ब्रह्मा। अद्भुत रस का देवता कौन है, ब्रह्मा या गंधर्व, गंधर्व। शांत रस का स्थाई भाव क्या है, निर्वेद। ठीक है। शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद है। वात्सल्य रस का स्थाई भाव क्या है, वत्सलता। भक्ति रस का प्रतिपादन किसने किया, रूप गोस्वामी IMP। रति के कितने भेद माने गए हैं, तो रति के 3 भेद माने गए हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि भामा ने रसों की संख्या कितनी मानी है। ठीक है। जो भामा थे उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है, 9 मानी है। ठीक है। पहले 8 था, फिर 9। भोज ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो 12 मानी है। ठीक है। भोज ने कितनी मानी है, 12 मानी है। आगे हम देखेंगे धीरे धीरे कई कई जो विद्वान हैं उन्होंने कई कई नए नए रस भी दिए हैं। हम आगे देखते हैं कि शंकुक ने रस विवेचन में किस न्याय की संकल्पना की है, तो चित्र तुरंग न्याय की। ठीक है। शंकुक को जब हम रस निष्पत्ति देखते हैं तो उसमें हमको ये चित्र तुरंग न्याय दिखाई देता है। रस निष्पत्ति में जो शंकुकु हैं, इनके सिद्धांत में हमको चित्र तुरंग न्याय का मतलब इसमें क्या होता है, इसे तुरंग का आशय क्या होता है कि जैसे हम चित्र में चित्रित जो तुरंग मतलब घोड़े को देखते हैं ना, तो वास्तविक रूप में हमको भागता हुआ घोड़ा ही समझ लेते हैं, है ना। जैसे जैसे राम का कोई पात्र का अभिनय करने वाले जो अभिनेता है उनको हम क्या समझते हैं, राम ही समझ लेते हैं। वैसे चित्र तुरंग न्याय ये है, इसकी जो संकल्पना है वो आचार्य शंकुक की है। भट्टनायक ने रस को क्या माना है, ब्रह्म सहोदर माना है। भट्टनायक ने काव्य में कितनी क्रियाओं का उल्लेख किया है, तो 3। ठीक है। कौन कौन सी, भट्टनायक ने कौन कौन सी, भोज, भोजक और भाव। भोज, भोजक और भाव। अभिनव गुप्त ने रस की व्याख्या को किस रूप में प्रस्तुत किया है, तो अभिनव गुप्त ने वैज्ञानिक रूप में रस की व्याख्या को प्रस्तुत किया है। ठीक है। आगे हम देखते हैं रस की निष्पत्ति के लिए कौन कौन से अवयव आवश्यक हैं, तो रस की निष्पत्ति के लिए विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जो कि भरत मुनि की
भरत मुनि का सूत्र था। स्थायी भाव की परिभाषा क्या है कि चिरकाल तक चिर में स्थिर रहने वाला भाव। विभाव के कितने प्रकार होते हैं? तो विभाव के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, विभाव के कितने प्रकार होते हैं? 2। देखिए, रस होता है, रस के 4 अंग होते हैं। रस के क्या होते हैं? 4 अंग होते हैं। एक होता है स्थायी भाव, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव और एक होता है संचारी भाव। संचारी भाव कितने होते हैं? 33। ठीक है, अनुभाव कितने होते हैं? अनुभाव 4 होते हैं। विभाव कितने होते हैं? 2 होते हैं। और जो स्थायी भाव होते हैं वो रस के अनुसार होते हैं। तो जो विभाव होता है, तो विभाव में क्या आता है? विभाव के अंतर्गत आता है आपका आलंबन और उद्दीपन आता है। ठीक है, और फिर अनुभाव के अंदर जो 4 आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो उसके अंतर्गत फिर सात्विक होता है, और सात्विक के कितने भेद होते हैं? सात्विक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, 8 भेद उसमें होते हैं। अब आलंबन विभाव का उदाहरण क्या है? कि नायक और नायिका। ठीक है, उद्दीपन विभाव का संबंध किससे होता है? विषय की बाहरी विशेषताओं से। अनुभाव के कितने भेद माने गए हैं? अभी मैंने आपको बताया ना, अनुभाव के 4 माने गए हैं। फिर संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पढ़ चुके अभी हम। हास्य रस का उदाहरण हास्य उत्पन्न करने वाला रस। ये हम अभी पढ़ चुके हैं, स्थायी भाव वगैरह हम पढ़ चुके हैं, तो ये हम ज्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। आपका समय ज्यादा हो रहा है और बस इसमें बहुत ज्यादा ये कठिन नहीं है, एमसीक्यूज है। साधारणीकरण हम देखते हैं। साधारणीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? तो भट्ट नायक ने किया। ठीक है, साधारणीकरण में हम देखें तो हमें सबसे पहले किसका नाम आता है? भट्ट नायक का नाम साधारणीकरण में आता है, जिनका सिद्धांत था भुक्तिवाद। ठीक है, आगे हम देखते हैं साधारणीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तिगत भावों को सार्वभौमिक बनाना। साधारणीकरण की प्रक्रिया में सहृदय का क्या योगदान है? वो भावों को अनुभव करता है। साधारणीकरण का संबंध किससे है? तो रस की निष्पत्ति से है। भट्ट नायक ने साधारणीकरण को किसके संदर्भ में समझाया है? तो ब्रह्मानंद सहोदर के रूप में समझाया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि साधारणीकरण में कौन सा भाव सर्वप्रथम मुक्त होता है? तो व्यक्तिगत संकीर्णता सबसे पहले मुक्त होती है। आगे हम देखते हैं कि अभिनवगुप्त ने साधारणीकरण को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो हम अभी पहले ही पढ़ चुके हैं, दार्शनिक दृष्टिकोण के महत्व से। साधारणीकरण में हृदय की क्या भूमिका होती है? तो वह रस के आस्वादन करता है। आगे हम देखते हैं कि जो साधारणीकरण के अनुसार रस का अनुभव किस स्तर पे होता है? तो सार्वभौमिक। भट्ट नायक ने साधारणीकरण को किस ग्रंथ में विस्तार से समझाया है? तो देखिए, नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि का। ध्वन्यालोक किसका है? आनंदवर्धन का। अभिनव भारती किसका? अभिनव गुप्त का। तो लास्ट में हमारा क्या बचा? हृदय दर्पण। ठीक है, साधारणीकरण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? तो सहृदय का भावानुभव। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि विश्वनाथ ने साधारणीकरण को किस संदर्भ में देखा? तो रस की निष्पत्ति के आधार पर। साधारणीकरण के संबंध किस साहित्यिक प्रक्रिया से है? तो रसानुभूति। आगे देखते हैं कि नगेंद्र ने साधारणीकरण को किस रूप में परिभाषित किया है? तो भावों का सामान्यकरण। साधारणीकरण में हृदय की स्थिति कैसी होती है? तो वो भावों का तटस्थ दृष्टा होता है। शुक्ल ने साधारणीकरण को किसके साथ जोड़ा है? तो काव्य की रसात्मकता के साथ जोड़ा है। साधारणीकरण में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? तो काव्यों में दोषों का विश्लेषण ये शामिल नहीं है। श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण को किस संदर्भ में देखा है? तो काव्य की रसात्मक अनुभूति के संदर्भ में। साधारणीकरण की प्रक्रिया में रस का अनुभव किसके द्वारा होता है? तो सहृदय के द्वारा होता है। साधारणीकरण का आधार क्या है? साधारणीकरण का जो आधार है वो है आपका स्थायी भाव का सामान्यीकरण। ठीक है, आगे हम देखते हैं
आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि जो साधारणीकरण होता है, सहृदय का भावानुभव कैसे होता है। ठीक है, तो उसमें होता है सार्वभौमिक और मुक्त होता है। आगे हम देखते हैं कि जो आपका साधारणीकरण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व है जो अनिवार्य नहीं है। तो कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? काव्य का दोष। ठीक है, साधारणीकरण का अगर हम नॉर्मली यहाँ पर अर्थ देखें तो उसका अर्थ ये होता है कि जो भी रचना लिखी गई है, जो भी काव्य साहित्य लिखा गया, वो सबके लिए आसान हो जाए, सरल हो जाए, साधारण हो जाए। ठीक है, साधारणीकरण के अनुसार रस का आस्वादन किसके लिए संभव है? तो सहृदय के लिए। साधारणीकरण सिद्धांत का मूल स्रोत क्या है? तो मूल स्रोत क्या है? नाट्य शास्त्र। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें थी। एक तो थी अम, साधारणीकरण का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? वो दिया गया आपके भट्टनायक के द्वारा। भट्टनायक के द्वारा। तो भट्टनायक साधारणीकरण की प्रक्रिया में सबसे सिद्धांत में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भट्ट पेन क्यों नहीं चल रहा? तो ये हमने देखा, अभी हमारे इतने प्रश्न हुए साधारणीकरण में। साधारणीकरण के बाद हमको देखना है हमारा जो अलंकार है। ठीक है, अलंकार देखना है। तो अलंकार को हम देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है ये करीब करीब 1 घंटा का हो रहा है। ठीक है, तो साधारणीकरण आपने देखा, इसमें मुख्यतः आपकी भट्ट नायक की जो परिभाषाएं हैं, जो आचार्य विश्वनाथ की परिभाषाएं हैं, रामचंद्र शुक्ल की है ना, और नगेंद्र की हैं, ये इनकी हैं, जो आपका एनटीए नेट का पेपर होता है उसमें इनकी पूछी जाती हैं। आगे हम अगर देखेंगे हमारा अलंकार से संबंधित, ये अलंकार से संबंधित जो हम प्रश्न देखेंगे इसमें हमको टाइम लग जाएगा, तो हम जो अगला वीडियो है वो हम बनाते हैं, वो हम बनाएंगे अपना इस वीडियो के बाद, क्योंकि ये वाला वीडियो करीब करीब आपका 1 घंटे का हो गया है और 1 घंटे से ज़्यादा के वीडियो में फिर बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो चलिए ठीक है, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वहां पर हम देखेंगे अलंकार सिद्धांत, अलंकारवादी आचार्य, और अलंकार के प्रकार, ध्वनि सिद्धांत, रीति सिद्धांत, काव्य के गुण दोष, ठीक है, वक्रोक्ति और औचित्य सिद्धांत से संबंधित एमसीक्यूज। तो कोशिश करेंगे कि हम 1 2 3 घंटे के वीडियो में पाश्चात्य काव्य शास्त्र और ये अलंकार रीति वाले और ये चीज़ हम अभी आज ही कंप्लीट करते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।